तत्वबोध पढ़ रहे थे, इसमें शरीर का वर्णन, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो समझ में आ रहा, सूक्ष्म और कारण शरीर भाषा समझ। सूक्ष्म शरीर विचार है, कारण शरीर मूल वृत्ति है। खत्म। लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। काहे पढ़ रहे हैं? उसका श्लोक का अनुवाद पढ़े ना बस, और उसके आगे जो कुछ है वो प्रलाप है। जो समस्त शरीरों का कारण है सो कारण शरीर, मूल अहम वृत्ति। सूक्ष्म शरीर विचार, स्थूल शरीर जो इंद्रियगत है, ये सब। बीमारियों को कैसे देखते हैं, मतलब या कैसे देखना चाहिए जो फिजिकल बॉडी में हो रही है? बाय कैसे प्रोफेशन देखोगे? बीमारी है, बीमारी क्या बताओगे? देखो, शरीर निर्माण की या कह लो सतत उत्पत्ति की लंबी प्रक्रिया से गुजरा है, उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। वो होता ही रहा है, होता ही रहा है। तो ये पूर्ण नहीं है, ये अभी भी पूर्ण विकसित नहीं है, ये अभी भी वर्क इन प्रोसेस है। समझ रहे हो? तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसमें हमारे हजार तरह के दोष होते ही होते हैं। तुम्हारी जो कोशिकाएं हैं वो सब बड़ी सीमित है, उन सबको एक समय पर खत्म हो जाना होता है, और उन सब के भीतर ऐसी ऐसी कमजोरियां बैठी हैं कि उन पर आक्रमण किया जा सकता है। तो शरीर तो रोगों का घर है ही है, और कोई रोग इसे पकड़े ना पकड़े, बुढ़ापा तो पकड़ेगा ही। बुढ़ापा स्वयं बड़ा रोग है, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो व्याधि मुक्त है। हर व्याधि से बच लोगे, अंततः बुढ़ापे की पकड़ में तो आओगे ना। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उसको देखने की कोई बात नहीं। वो तो शरीर की रचना, उसकी पूरी योजना, अभिकल्पना ही ऐसी है, और ये अभी बनता ही जा रहा है। बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें कुछ बीमारियां ज्यादा लगती हैं, कुछ जानवरों को कुछ बीमारियां लगती ही नहीं। इंसानों में भी कुछ देशों के लोगों को कुछ बीमारियां ज्यादा लगती हैं। तो ये सब हमारी अलग अलग शारीरिक खामियां हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये शरीर थोड़ा और बेहतर ही होता जा रहा है। आचार्य जी, इसको कर्मफल और ग्रेस के लाइट में नहीं देख सकते? कर्मफल ही तो है, उन दोनों के अलावा कुछ नहीं है। ये तीसरी चीज थोड़ी बता दूंगा मैं कोई, तो ये कर्मफल ही तो है। शरीर लिए बैठे हो, ये कर्मफल ही तो है। किसी को कुछ रोग हो रहे हैं, किसी को नहीं हो रहे हैं। कर्मफल मैंने कहा था ना कि मात्र तुम्हारा वैयक्तिक नहीं होता, मानवता भर के जो कर्म है, चूंकि तुम मानवता के पूरे सागर की एक लहर मात्र हो, तो सागर में जो कुछ हो रहा है उसका भुगतान लहर को भी करना पड़ता है। तुम समुद्र में एक जगह गंदगी डाल दो, मान लो तुमने एक जहाज डुबो दिया, उसमें पेट्रोल ही पेट्रोल भरा था, क्रूड ऑयल, तो वो गंदगी कहां तक फैलती है? कितनी लहरों को उसका दोष उठाना पड़ता है। तो उधर कोई छींक रहा है, उसने वायरस फैला दिया, मुझे भी लग गया, मैंने कुछ करा थोड़ी था, पर बिस्तर पे कौन पड़ा रहेगा? और दोष उसका भी नहीं है, दोष मेरा भी नहीं है, शरीर ही ऐसा है कि इसे वायरस लग जाते हैं। ये हमारा सम्मिलित कर्म फल है, हम सब पैदा हुए हैं। जानते हो, एक अर्थ में हम सब भाई बहन हैं, और एक भाई पे आफत आती है, दूसरे भाई पे अंतर पड़ता है ना। और हम भाई बहन कैसे हैं? क्योंकि सबका मूल पिता तो एक ही है। तो वैसी ही हालत है। तुम्हारी बहन को तकलीफ होती है तो तुम्हें भी हो जाती है। अब बहन हो सकता है अफ्रीका में हो कि अमेरिका में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वायरस वहां से शुरू करेगा, एड्स ने अफ्रीका से शुरुआत करी थी,
डेंगू ने भी कहीं से करी होगी, प्लेग ने भी कहीं से करी होगी, फैल तो हर जगह जाता है ना। तो यही है। और जो चिकित्सक चिकित्सा कर रहा है वो उसका कर्मफल और ग्रेस उसको कैसे देख सकते हैं? कुछ किस मरीज चिकित्सक ठीक की हो बात रहा कर रहे हो? जो खाने की गोलियां दे रहा है? जी। वो कुछ नहीं, काम कर रहा है अच्छा। भाई। जैसे मोची जूते सीता है, दर्जी कपड़े सीता है, वैसे ही वो शरीर सी रहा है। उसमें खास क्या है? वो तो काम कर रहा है अपना। एक दूसरा चिकित्सक है जो अनुकंपा देता है, उसकी तो हम बात कर ही चुके हैं। जो चिकित्सक दवाइयां दे रहा है वो तो कुछ नहीं, ये शरीर भी तो जूते जैसा ही है, चमड़ा है और क्या है। तो मोची नहीं जानता है चमड़ा सीना। चर्मकार अपना काम कर रहा है और चिकित्साकार अपना काम कर रहा है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर का जो पेशा है वो चर्मकार के पेशे से बहुत अलग नहीं है। दोनों का काम चमड़े से ही है। हाँ, एक में चमड़ा जानवरों का रहता है तो उस बेचारे को हम बहुत इज्जत नहीं देते। दूसरे में चमड़ा आदमी का रहता है और वो भी जिंदा, तो उसको बड़ी इज्जत देते हैं। आचार्य जी, मतलब ऐसा सोचना व्यर्थ है कि डिजीजेस कम हो जाएंगी या कुछ हो जाएंगी, नई भी आएंगी, पुरानी कम भी हो जाएंगी। पर इसमें इतनी उत्सुकता क्यों? इससे क्या हो जाएगा? मरना तो है ही ना। कम करके मरोगे ज्यादा। फर्क पड़ेगा। हाँ आचार्य जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क हाँ, पड़ेगा। हम पड़ेगा। बीमार कम रहेंगे। हाँ। पर तुम्हारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बीमारी से नहीं गिरी हुई है। बड़े बड़े हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगती, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सड़ी हुई है। तो ये बात कि बीमारी के कारण मानवता के जीवन की गुणवत्ता गिरी हुई है, ठीक नहीं है। हमारी जीवन की गुणवत्ता बीमारियों के हटने से बढ़ेगी, पर थोड़ी ही बढ़ेगी। हमारी जो असल व्याधि है वो अहंकार है, वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। वायरस बैक्टीरिया हटा दोगे तो लाभ होगा निश्चित रूप से, पर जरा सा ही लाभ होगा। वास्तविक लाभ कीटाणु जीवाणु के हटने से नहीं होता। ये जो भीतर अणु बैठा है ना, उसके हटने से होता है। कीटाणु जीवाणु सब हटा दो तो भी महाविषाणु तो बचा रह गया ना। कीटाणु जीवाणु के बाद जो महाविषाणु बचा रह जाता है उसका नाम है शुक्राणु। और जो जरा कम बीमार होते हैं उनके शुक्राणु और प्रबल हो जाते हैं। उनको फिर एक ही काम बचता है जिंदगी में, क्या? नहीं, बच्चे नहीं भी पैदा किए तो क्या हुआ? शुक्राणु वाला कार्यक्रम तो चल ही रहा है ना। इतनी तो चालाकी आ गई है लोगों में कि बच्चे बचाना, शुक्राणु बहाना, बच्चे बचाना। कीटाणु विषाणु से बड़ी बीमारी मानना। और शुक्राणु से मेरा मतलब सिर्फ दैहिक वासना नहीं है, ये जो भीतर बैठा है ना, जो संसार में ही सारे मजे सोचता है मिल जाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सुनने में थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन बीमारी में तो फिर भी एक गरिमा होती है। ये जो तथाकथित स्वस्थ लोग घूम रहे हैं, ये तो बड़े गर्हित हो जाते हैं। चौड़े सीने, मस्त बाजू, और हरकतें। ऐसे लोगों को तुमने कितनी बार प्रेमपूर्ण, विनम्र, जागृत देखा है? ऐसों को तो जब भी देखते हो तो यही लगता है भाई दूर रहना, ये कुछ ज्यादा ही स्वस्थ है, अति विकसित है। ये जो अति विकसित लोग होते हैं कि बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, एकदम बिल्कुल, ये तो और पतन में गिर जाते हैं कई बार। मैं बीमारियों का समर्थक नहीं हूं,
पर स्वास्थ्य की तुम्हारी परिभाषा गड़बड़ है। स्वास्थ्य मात्र 20% शारीरिक होता है, बाकी वो कुछ और होता है। हमने इस 20% को बहुत ज्यादा मान्यता दे दी है, इसको बहुत ज्यादा वजन दे दिया है, जितना इसका है नहीं। पूरी दुनिया लगी हुई है कि किसी तरीके से शारीरिक बीमारियां मिटा दें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया लगी हुई है। और जहां से वास्तव में बीमारी हटनी है, उस 80% की किसी को खबर नहीं। उसको फिर हम कह देते हैं, अरे ये तो ब्लाइंड फेथ है। उसको हम कह देते हैं, अरे नहीं देखिए, धर्म इत्यादि तो व्यक्तिगत मामले हैं। क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? आचार्य जी, तो बाहर तो वही चल रहा है चारों तरफ। जहां वो चल रहा है वहां सब जल रहा है। बस जो जल रहा है वो सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देता। कल शाम को हम चर्चा कर चुके हैं। और जो मिल रहा है वो मोटा मोटा है तो पता चलता है। इतना बड़ा पिज्जा, 500 तरह की चीज, वो सब दिख रहा है। अरे वाह, इस देश में तो बड़ी प्रचुरता है धन धान्य की, सब कुछ है इतना सारा। और क्या नहीं है वो समझ में ही नहीं आता। कितने दरिद्र हैं वो पता ही नहीं चलता। उनके जीवन में घुसो जरा, तब पता चलेगा कितनी दरिद्रता है। उनके आंसू एकांत में बहते हैं, और एकांत में भी जब नहीं बहते तो और बुरा होता है। आंसुओं का न बहना आंसुओं के बहने से कई बार ज्यादा बुरा है। आपको पता भी नहीं आप कितने दुखी हो। भारत में तो किसी की किसी से दुश्मनी होती है तो उसको गोली मारता है ना, आदमी इतना ही पगलाता है। वहां तो बिना दुश्मनी के ही लोग बंदूक लेके निकलते हैं और बाजार में मारना शुरू। ये भीतर का दुख है, ये भीतर का ताप है। आप जानते भी नहीं आप किसको मार रहे हो, यूं ही मार दिया। आप किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य भी नहीं हो, आप विचारधारावश भी नहीं मार रहे, बस आपके भीतर इतना जहर भरा हुआ है कि आपने मारना शुरू कर दिया, यूं ही मार रहे। और तुम कहते हो कि वो देश बड़ा समृद्ध और सुखी है। पागल हो। पश्चिम की 90% जनता पागल है, मनोरोगी है। और 90% मैं बड़ा उदार होकर कह रहा हूं। ऐसे पागल हैं कि हद से हद। चक्कर में मत फंसना, भागते बचोगे। क्या है? हाँ, बीमारियां उनको कम है, शारीरिक बीमारियां उनको कम है। शरीर बड़े हैं, चमकते हुए शरीर।